नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए का पार्ट 2, जो कि आपके थ्योरी एक्सप्लेनेशन का है। इससे पहले हमने आपको जो है एक इसका पार्ट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा था तो प्लीज जाकर जरूर देखें। तो आइए अपना रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं इब्न बतूता के बारे में, और उससे पहले जो हम इसमें एक टॉपिक रह गया है, अल ब्रूनी के अनुसार महिलाओं की स्थिति जो है भारत में कैसी थी या सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो अल ब्रूनी के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति, अल ब्रूनी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विवाह के प्रकार, संपत्ति व उत्तराधिकार के नियम का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार हिंदुओं में तलाक का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह आदि प्रचलित थी। इस प्रकार अल ब्रूनी ने अपनी कृति में भारतीय समाज के बारे में बहुत ही सजीव वर्णन किया है। उस समय भारत में जातिवाद का बोलबाला था। यानी कि अल ब्रूनी ने जो है इसमें अपनी जो उनकी पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें जो है उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। अल ब्रूनी ने जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में कहा, विवाह के व्यवहारों के बारे में कहा, संपत्ति व उत्तराधिकार के नियम के बारे में कहा। तो उन्होंने बताया कि हिंदुओं में जो है तलाक का प्रचलन नहीं था, और सती प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा थी, बाल विवाह आदि प्रचलित थे। और इस प्रकार अल बरूनी ने जो है अपनी कृति में जो है भारतीय समाज के बारे में काफी ज्यादा सजीव बन दिया। और उस समय जो है बाद में जातिवाद जो है काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका था, यानी कि जातिवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो सती प्रथा होती थी, इसका मतलब होता था कि जब औरत का पति यानी कि स्त्री का पति जब मर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसको जो है लड़की को यानी कि उसकी पत्नी को जो है जबरदस्ती उसकी चिता पर बैठा के उसमें आग लगा दी जाती थी। और इसी को जो है सती प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी पत्नी प्रथा का मतलब था कि एक व्यक्ति जो है एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता था। और बाल विवाह का वर्णन किया है तो उन्होंने बताया था कि उस समय जो है बाल विवाह काफी ज्यादा प्रचलन में था। तो 10 साल के यानी कि 12 साल की लड़कियों का, 13 साल की लड़कियों का जो है उस समय वो क्या किया जाता था, शादी किया जाता था। और उस समय जो है भारतीय समाज में जो है जातिवाद काफी हद तक बढ़ा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, पर जो क्षत्रिय को द्वितीय स्थान प्राप्त था। और उसमें जो है वैश्य को तृतीय स्थान प्राप्त था, और शूद्र को जो है अंतिम श्रेणी में रखा गया था। आगे अल-ब्रूनी ने बताया कि हिंदू समाज में बाल विवाह तो था, लेकिन विधवा विवाह निषेध था। सती प्रथा और जौहर जैसी कई हानिकारक प्रथाएं थी। अल-ब्रूनी ने दहेज प्रथा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्त्री धन के बारे में लिखा है। स्त्री दुल्हन के यानी कि जो स्त्री धन होता था वो जो है दुल्हन के रिश्तेदारों और रिश्तेदार और उसके ससुराल वालों को देते थे, यानी कि जो उसके रिश्तेदार होते थे उसके ससुराल वालों को देते थे। अल-बरूनी ने लिखा है कि सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय देश भर में मूर्ति पूजा का चलन था या प्रचलन था, और लोग मंदिरों में बहुत ज्यादा दान किया करते थे और वहीं पर जो है पूजा किया करते थे। तो अल-बरूनी ने जो है अपनी पुस्तक में बाल विवाह के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सती प्रथा होती थी वो तो होती ही थी, और उसमें जो है विधवा विवाह यानी कि निषेध था। और उसमें जो है जौहर जैसी कई प्रथाएं थी जो कि हानिकारक प्रथाएं थी। और अल बरूनी ने जो है अपनी पुस्तक में दहेज प्रथा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो है स्त्री धन के बारे में बताया है। तो स्त्री धन क्या होता था कि स्त्री धन जो है वो होता था जब शादी की जाती थी, तो जो स्त्री होती थी उसके रिश्तेदारों के द्वारा, माता पिता के द्वारा उसको जो है कुछ धन दिया जाता था, जो उस पर निजी जो है वो स्त्री धन ही होता था, बल्कि उस पर जो है उसके ससुराल वालों का, उसके पति का कोई हक नहीं होता था। और स्त्री जो है उसको अपनी इच्छा के अनुसार यानी कि जब भी उसे जरूरत पड़े तो उसको जो है बेच सकती थी। अब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम यात्री, विद्वान और लेखक थे। उनका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तांजियर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता को मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। उन्होंने लगभग 75,000 मील यानी कि लगभग 1,000 यानी कि 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। यानी कि जो इब्न बतूता थे वो जो है मोरक्को के एक मुस्लिम यात्री थे, जो कि एक विद्वान और लेखक भी थे। और उनका जन्म जो है 24 फरवरी 1304 ईस्वी को जो मोरक्को देश है उसका एक शहर है जिसका नाम है तांजियर,
उसमें हुआ था और उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। और इब्न बतूता को मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है लगभग 75,000 मील यानी कि 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। आगे आता है, उन्होंने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, चीन और सुमात्रा जैसी कई जगहों की यात्रा की थी। भारत आने से पहले उन्होंने मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचे थे और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को खाजी या न्यायाधीश बनाया था। उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब रहला में किया है। तो ये इब्न बतूता थे, उन्होंने जो है कई सारे देशों का जो है इन्होंने भ्रमण किया, यात्राएं की, जिसमें मक्का, सीरिया, इराक, फरास नहीं सॉरी फारस, यमन, ओमान, चीन और सुमात्रा जैसे कई देशों की उन्होंने यात्राएं की। और वो जो है भारत में आने से पहले जो है मध्य एशिया के रास्ते हुए होकर 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचे थे और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको जो है काजी या न्यायाधीश का नियुक्त किया या न्यायाधीश का पद दिया था। और उन्होंने जो है अपनी इन सभी यात्राओं का वर्णन जो है अपनी पुस्तक रहला में किया था। आगे आता है कि इब्न बतूता की किताब का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और आज भी दुनिया भर के विद्वान इसका अध्ययन करते हैं। और मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा हासिल की थी। उनकी शिक्षा में कानून, धर्मशास्त्र और कुरान पर जोर दिया गया था। इब्न बतूता के पिता मुस्लिम न्यायाधीश थे। तो इब्न बतूता की जो किताब थी उसका जो है कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और आज भी दुनिया भर के विद्वान जो इसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और इब्न बतूता की जो प्रारंभिक या पारंपरिक जो शिक्षा थी वो इस्लामी शिक्षा में हुई थी और उनकी शिक्षा में कानून, धर्मशास्त्र और कुरान पर जोर दिया गया था। इब्न बतूता के जो पिता थे वो जो है एक मुस्लिम न्यायाधीश थे। आगे आता है, उन्हें अपने गृह नगर तांजियर में शिक्षित किया गया था। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का कई नहीं बल्कि काजी, तो इसमें जो है आपको काजी करना है, बल्कि काजी नियुक्त किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था और 1347 ईस्वी में इब्न बतूता अपने देश मोरक्को लौट गया था, यानी कि उसको जो है वह अपने देश में लौट गया था। तो उम्मीद है कि अभी अच्छे से आपको इब्न बतूता के बारे में भी समझ में आया होगा। तो जो इब्न बतूता था ये जो है अपने तांजियर में शिक्षित हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जो है काजी का पद दिया। और 1347 ईस्वी में जो ये जो इब्न बतूता जो है अपने देश लौट गए थे और इब्न बतूता ने इनको जो है चीन में यानी कि मंगोल शासक के पास जो है अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम देखेंगे रेहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। तो इसमें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं रेहला के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, जिसे रेला के नाम से जाना जाता है, यह एक व्यापक और विस्तृत यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं में देखे गए देशों, शहरों, संस्कृतियों और लोगों का वर्णन किया है। इस वृत्तांत में भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवन, प्रशासन और अन्य पहलुओं का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी कि जो इब्न बतूता का रेहला यात्रा वृत्तांत है, इसमें जो है उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया और इसी को जो है रेला कहा जाता है। और ये जो है एक व्यापक और विस्तृत क्या है, यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का जो है वर्णन किया, जिनमें ये जो है जिन देशों में गए, शहरों को देखा, संस्कृतियों को देखा, लोगों को देखा, तो इन सब का जो है उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और इसमें जो है भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवन, प्रशासन और अन्य पहलुओं को भी इसमें विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। तो अब हम देखेंगे रेहिला में भारत का विवरण। तो इनकी जो इब्न बतूता की पुस्तक थी उसमें जो है भारत का विवरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा और समृद्ध शहर बताया जो विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का केंद्र था। तो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहिला में लिखा था कि दिल्ली जो था एक बहुत ही बड़ा और समृद्ध शहर था और इसमें जो है उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का इसको जो है केंद्र बताया था। आगे आता है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन। तो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के सामाजिक, आर्थिक जीवन का भी वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने जो है अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में बताया और उनके जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी इसमें जो है वर्णन किया था। अब आता है अगला पॉइंट, उन्होंने जो है दिल्ली के लोगों के बारे में बताया। तो इब्न बतूता ने दिल्ली के लोगों के खान पान, पहनावे और जीवन शैली का वर्णन किया, जैसे कि वे
शरबत, जौ का पानी और विभिन्न प्रकार के फल खाते थे। तो इब्न बतूता ने दिल्ली के लोगों के बारे में यानी इनके खान-पान के बारे में, पहनावे के बारे में, जीवन शैली के बारे में वर्णन किया और उन्होंने कहा कि वो जो है शरबत पीते थे, जौ का पानी पीते थे और विभिन्न प्रकार के फल खाते थे। आगे आता है प्रशासन। तो उन्होंने दिल्ली के प्रशासन, कानून और न्याय प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी थी अपनी पुस्तक में। अब जो अगला आता है वो आता है संस्कृति। तो उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। इब्न बतूता ने दिल्ली में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों की जीवन शैली, परंपराओं और रीति रिवाजों का भी वर्णन किया है उन्होंने अपनी पुस्तक पहेला में। आगे आता है राजधानी का विवरण। तो उन्होंने जो है अपनी जो है भारत की राजधानी का विवरण किया। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को एक विशाल और अच्छी तरह से विकसित शहर बताया जहाँ बड़े बड़े भवन और मंदिर थे। तो इब्न बतूता ने जो है उस समय दिल्ली के बारे में बताया कि वो जो है एक काफी ज्यादा विकसित शहर था और उसमें जो बड़े बड़े भवन और मंदिर हुआ करते थे जहाँ पर लोग रहते थे और मंदिरों में भगवान की पूजा किया करते थे। अब आगे आता है इसमें सामाजिक जीवन के बारे में। तो उन्होंने दिल्ली के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया जैसे कि व्यापार, उद्योग, कला और संगीत आदि का विवरण भी उन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में किया। आगे आता है इब्न बतूता तथा अनजाने यानी कि अनजाने को जानने की उत्कंठा, यानी कि उनके मन में जो है अनजानों को जानने की उत्कंठा हुई। तो इब्न बतूता एक मध्यकालीन मोरक्को यात्री थे जिन्हें अपनी यात्राओं के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर में लगभग 75,000 मील तक फैली हुई थी। यानी कि उन्होंने जो है 75,000 मील लगभग फैली हुई यात्राओं का वो क्या किया, यात्रा की, यानी कि जो लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर होती है। यानी कि 1,20,000 किलोमीटर की जो है उन्होंने यात्राएं तय की थी। वर्ग किलोमीटर नहीं है, वो वर्ग किलोमीटर काफी ज्यादा होता है। तो इन्होंने जो है कई सारे देशों की यात्रा की जैसे फारस की, ओमान की, यमन की और इन्होंने जो है चीन की यात्रा की, भारत की यात्रा की। तो इन्होंने जो है मोरक्को जो है इनका खुद का देश था, फारस की, मक्का की, इन सभी की जो है इन्होंने यात्राएं की थी। अब आगे आता है वे उस युग के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक थे और उनकी यात्राओं में दुनिया के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी यात्राओं ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और संस्थानों से यानी कि स्थानों से अवगत कराया और उनकी यात्राओं ने दुनिया को समझने के लिए उनकी उत्कंठा को प्रदर्शित किया। यानी कि जो इब्न बतूता थे उस समय के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक थे और उन्होंने जो है अपनी यात्राओं से जो है दुनिया के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में हमारी समझ को भी महत्वपूर्ण काफी ज्यादा योगदान दिया और उन्होंने यात्राओं ने उन्हें जो है विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और स्थानों के बारे में अवगत कराया और उनकी यात्राओं ने दुनिया को समझने के लिए एक प्रसिद्ध जो उनका वृत्तांत था, यात्रा वृत्तांत जिसे हम रेला कहते हैं, वो भी उन्होंने दिया था। अब आगे आता है कि इब्न बतूता की यात्राएं। तो इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में दुनिया भर में व्यापक यात्राएं की जो उस समय की तुलना में किसी अन्य यात्री से कहीं अधिक थी। उन्होंने 1325 में मक्का की यात्रा की, फिर 20 साल तक मिस्र, सीरिया, हिजाज, चीन, भारत और अफ्रीका सहित कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अपनी यात्रा का वर्णन किया है जिसमें उन लोगों, स्थानों और संस्कृति का विवरण किया जिनसे वे मिले थे। तो इब्न बतूता ने जो है 14वीं शताब्दी में कई सारी यात्राएं की, बहुत सारे देशों की यात्राएं की, जो कि उस समय जो है यात्रा करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था क्योंकि आज के टाइम की तरह जो है जैसे आज के टाइम पर आप जानते हैं कि एरोप्लेन है, ट्रेन है, सब कुछ है, लेकिन उस समय जो है पैदल चलकर या रथों से जो है यात्राएं की जाती थी या फिर जो है आप जानते हैं पैदल चल के। तो उन्होंने जो है 1325 में मक्का की यात्रा की, फिर 20 साल तक वो जो है मिस्र में, सीरिया में, हिजाज में, चीन और भारत में और अफ्रीका के सहित जो कई सारे देशों की जो है इन्होंने यात्राएं की थी और उन्होंने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है इन सभी का वर्णन भी किया है और उन्होंने उन सभी लोगों का, स्थानों का, संस्कृतियों का विवरण किया जिनसे वो मिले, जिन संस्कृतियों को उन्होंने देखा और इन सभी का उन्होंने जो है वर्णन किया था। अब आगे आता है इब्न बतूता की उत्कंठा। तो इब्न बतूता अपनी यात्राओं से प्रेरित थे और उन्होंने हमेशा नए स्थानों और संस्कृतियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उन्होंने
दुनिया के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करने का आनंद लिया। वे अपनी यात्राओं से ज्ञान और अनुभव अर्जित करना चाहते थे और दूसरों के साथ अपनी कहानियाँ साझा करना चाहते थे। तो ये थी इब्न बतूता की उत्कंठा, यानी कि वो जो है अपनी यात्राओं से प्रेरित थे और उन्होंने जो है हमेशा नए स्थानों और संस्कृतियों के बारे में जानने की इच्छा रखी और उन्होंने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में भी लिखा कि उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को पता लगाने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से बातचीत करने में जो है आनंद भी लिया और उन्होंने जो है अपनी यात्राओं से ज्ञान और अनुभव अर्जित किया, जिससे वो जो है दूसरों के साथ अपनी कहानियाँ भी बताना चाहते थे। अब आता है इब्न बतूता का प्रभाव। तो इब्न बतूता की यात्राओं ने 14वीं शताब्दी में दुनिया की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका रहला एक मूल्यवान स्रोत है जो उन क्षेत्रों के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिनसे वे मिले। उनकी यात्राओं ने उन्हें दुनिया के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक बना दिया और उनकी विरासत आज भी यात्रियों और विद्वानों को प्रेरित करती हैं। तो ये जो है इब्न बतूता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं कि इब्न बतूता की यात्राएं उस युग की सबसे महान खोजों में से एक थी। उनकी यात्राओं ने दुनिया को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी विरासत आज भी यात्रियों और विद्वानों को प्रेरित करती है। उनकी उत्कंठा उन्हें यात्रा करने और उन स्थानों संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती थी और उन्होंने अपनी यात्राओं से अर्जित ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया था। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें ये हैं कि इब्न बतूता ने जो है उस सब की सबसे महान खोजें की और उनकी यात्राओं ने जो है दुनिया को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या योगदान दिया। और उनकी जो पुस्तक थी रहला, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और उनकी उत्कंठा यानी कि जानने की जो इच्छा थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो जो है नए-नए स्थानों पर संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते रहते थे। तो अब ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।